हिमाचल की ठंडी हवाओं में अब गर्माहट है। गौर कीजिए, ये चुनाव की आहट है। हिमाचल की ठंडी हवाओं में अब गर्माहट है। गौर कीजिए, ये चुनाव की आहट है। इस रण में अब तिकोना मुकाबला है। ऊपर से सब भले ही शांत हो, लेकिन अंदर बड़ी सुगबुगाहट है। तो ये तमाम सुगबुगाहटें चल रही हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज इस खास पेशकश में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। और मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा आपको आने वाले समय के लिए मुख्यमंत्री ऐलान कर चुकी है। चेहरा हैं आप भाजपा का, एक बड़ी जिम्मेदारी, और इसे आप कैसे लेते हैं सर? और इसी के साथ क्योंकि एक चेहरा भी है और क्योंकि नड्डा जी का गृह राज्य भी है और इस बार कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ इन चुनावों में एडिशनली ऐड हो गई हैं। तो इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं और जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे एक अवसर पार्टी के नेतृत्व ने दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और काम करते हुए 4.25 साल का कार्यकाल हुआ। और इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो बेहतरीन हिमाचल प्रदेश के लिए जो किया जा सकता था, अपनी ओर से प्रयत्न किया। हालांकि संकट कोविड का रहा बीच में, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां भी थी, और जो हमारे टारगेट्स थे, जिन टारगेट्स को हम अचीव करना चाहते थे, जिन टारगेट को हमने फोकस किया था, उसमें बाधाएं भी आई उसके कारण। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जो किया जा सकता था उसमें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहनत की, परिश्रम किया। और 4.25 साल के इस कार्यकाल में 4 दिन भी आराम नहीं किया, काम ही किया। और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में आए थे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर के हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। और जो उनका स्नेह और हिमाचल प्रदेश में उन्हें वर्षों तक काम किया है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस बात को स्पष्ट किया। और इसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, नड्डा जी का, और राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का। हम आगे लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम नवंबर के महीने में जब चुनाव होगा तो अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में रख करके हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनाने में सफल होंगे। दिल्ली में कहते हैं कि मुस्कुराइए, अब आप दिल्ली में हैं। तो आप दिल्ली में हैं और आपके पास तो निमंत्रण भी पहले ही आ गया था खुले मन से। तो आप स्कूलों में जा आए हैं या फिर जाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने आपको आमंत्रित किया है। देखिए, एक नई तरह की एक शुरुआत हुई है। मेरा मानना है कि विकास की अलग अलग परिस्थितियां हर प्रदेश की होती हैं। वो अपने स्टेट का अलग मॉडल होता है, दूसरी स्टेट का कुछ अलग होता है, ज़रूरतों के मुताबिक होता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ दिल्ली में एक नहीं अनेक जगह जा कर के आए हैं, व्यक्तिगत रूप से जा कर के आए हैं। चीज़ों का वो जिक्र करते हैं, स्कूल का जिक्र करते हैं। अगर एक स्कूल या 2 स्कूल ऐसे बना करके दिखा दिए जाएं और उसके बाद ऐसी धारणा बनाने की कोशिश करें कि हमारे सारे स्कूल इस तरह के हैं, वो सोचना ही गलत है। हमने वो स्कूल भी देखे हैं उनके, जहाँ पर उनकी स्थिति हमारे हिमाचल के स्कूलों से भी बहुत बदतर है। जिस क्लिनिक की वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते, वो क्लिनिक भी देखे। जहाँ आदमी होने चाहिए वहाँ आदमी की जगह कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, ये लोग बताते हैं। तो इसलिए मैं उस पर कुछ ज़्यादा मैं अभी तक इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उनको कह रहे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश आए हैं, हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ लोग सरल और सौम्य स्वभाव के होते हैं, सरल होते हैं। और ऐसे में उचित होगा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के आप गाली से शुरुआत ना करें। हिमाचल के लोग गाली पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। एक बार सुनाने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। लेकिन दूसरी बार बार अगर इस तरह से कोशिश करेंगे सुनाने की, गाली दे करके अपनी बात कहने की, तो हिमाचल के लोग उसका जवाब किस तरह से देते हैं, उनको एहसास शायद इस बात का नहीं है। हिमाचल में एक ये भी सर रिकॉर्ड रहा है कि सरकार रिपीट
उस हिसाब से नहीं हुई है कभी भी, इसकी हिस्ट्री देखी जाए। लेकिन इस बार एक तीसरा विकल्प है, आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में बताती है, और खास तौर पे पंजाब को जीतने के बाद अब एक बड़े चुनावी मूड में और उत्साह से जो है वो हिमाचल में शुरुआत की फिर चाहे मंडी की रैली की बात करें या फिर सबसे बड़े जिले कांगड़ा में उनका जो पूरा पंडाल सजा और इतना भारी वहां पर जन सैलाब उमड़ा, उसको लेकर काफी आम आदमी पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि उत्साहित नजर आती है, और बार बार आपको व्यक्तिगत तौर पे करप्शन को लेकर और तमाम ऐसी चीजों को लेकर घेरा जाता रहा है। देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो हिमाचल प्रदेश में वो आए और उनकी जो पार्टी वहां पर बनाई थी, उनके अपने हाथों से बनाई हुई पार्टी थी, वो पार्टी ही बिखर गई। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट छोड़ करके, उनकी पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हुआ, और उनकी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वो भी पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल हो गई। और जब उनके पार्टी का प्रेसिडेंट छोड़ता है, उनको कहता है कि इसके खिलाफ जो है महिलाओं के साथ गलत व्यवहार के जो है उसके आरोप है। तो अगर महिला मोर्चा की उनकी अध्यक्षा छोड़ती तो उसके ऊपर क्या आरोप है जी? इन बातों को स्पष्ट करना होगा उनको। और दूसरी बात में मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने तीसरे दल को स्वीकार ही नहीं किया है। बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके बाद सफलता नहीं मिली है। ये भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि हिमाचल प्रदेश में अभी जिसका आपने जिक्र किया कि यहाँ 1985 के बाद ऐसा दौर रहा है जब सरकार रिपीट नहीं होती जी। और ये बात सत्य भी, आज तक हुआ ऐसा। लेकिन अब की बार जहां सरकारें रिपीट नहीं होती, वहां सरकारें रिपीट हुई। हमारा पड़ोस का राज्य उत्तराखंड में, वहां पर अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य में फिर सरकार कोई रिपीट हुई तो भाजपा की हुई है। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के लगभग उसके पश्चात जो है वहां पर फिर भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, योगी के बाद फिर योगी। तो इस बात को उनको समझना चाहिए। अब रिवाज बदल गया, उसको समझना चाहिए। और ये चीज़ हिमाचल प्रदेश पहले से ही मन बना चुका है, अब की बार सरकार रिपीट होगी और रिपीट करके छोड़ेंगे, ये बड़ी साफ बात है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा स्नेह है। वो हिमाचल के लोगों को पसंद करते हैं और हिमाचल के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने काम किया है। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए खुशी की बात है, छोटा प्रदेश, लेकिन फिर भी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल से हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम मिलकर के काम कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से। नड्डा जी की बात करें, एक महीने में उनके 2 दौरे हो जाते हैं हिमाचल के, तो कुछ खास संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, इसमें इस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी के कार्यक्रम में 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद पहली बार उनका हिमाचल आना हुआ, हमने उनका स्वागत किया। इस पर भी कोई उनको आपत्ति होनी, लेकिन नड्डा जी हिमाचल क्यों जा रहे हैं? जहां घर है उनका, वो अपने घर भी ना जाए। और अभी कार्यक्रम उनका था, हालांकि कार्यक्रम हमने जोड़ा, वास्तव में उनका कार्यक्रम अपने पारिवारिक किसी फंक्शन में जाने का था, पारिवारिक फंक्शन था, उसमें जाना था। हमने कहा नड्डा जी आप वहाँ जा रहे हैं तो हमको थोड़ा सा 2 घंटे का समय हमको आप दीजिए। तो उन्होंने दिया, उनका भव्य स्वागत हुआ। जहाँ जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी का कार्यक्रम था, उनकी पार्टी के कार्यक्रम से 3 गुना 4 गुना कार्यक्रम नड्डा जी का हुआ। रोड शो हुआ, फिर उनकी सभा हुई। तो उस बात को अन्यथा उनको लेना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि दूसरे दल को, कि नड्डा जी क्यों आ रहे हैं, ये कोई विषय नहीं बनता है। नड्डा जी का घर हिमाचल प्रदेश में है और घर आने जाने के लिए उनको किसी की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में आकर के हम सबका उनने उत्साह बढ़ाया है और हमारे लिए खुशी की बात है। कांग्रेस भी शुरू से आपको टारगेट करती रही है और अभी भी उनका यही कहना है कि काम हमारी सरकारों ने किए और ये बस तख्ती लगाने का काम करते हैं, उस पर आप क्या जवाब देंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का तो पूरे देश में इतिहास समाप्त है। 400 सीटों से ज़्यादा प्रदेश में 2 सीटें आती हैं उनकी, और यहाँ पंजाब में मान रहे थे कि बस यहाँ तो हम आ ही गए।
तो वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री जाकर के दोनों सीटों पर चुनाव हार गए, मैं उस पर पार्टी का प्रेसिडेंट भी हार गया, उस सारी चीज़ पर मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, अगर हिमाचल प्रदेश की जो आज की परिस्थिति है, चाहे वो विकास की दृष्टि से पिछड़ापन होना, मतलब कम विकास होना, उसके साथ लोन की स्थिति है, उसके लिए अगर दोषी है जो सबसे लंबे समय तक सत्ता में कोई पार्टी रही है, वो कांग्रेस पार्टी रही है, उस दोष से कोई उसको मुक्त करने वाला नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में हमने 4.25 साल के कार्यकाल में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो नई योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्ग को छूने की कोशिश की है, उनको मदद करने की कोशिश की है, वो लोगों के दिल दिमाग में बैठी बातें हैं, बसी बातें हैं। और हमने गरीब के साथ, जहां गरीब वहां हम इस बात को लेकर के आगे चल रहे हैं। और ऐसा प्रयास करते हुए हिमाचल प्रदेश में जहां विकास करना था वहां विकास किया है, और जहां गरीब लोगों के साथ खड़े होकर के मदद करने की जरूरत थी वहां मदद की। केजरीवाल साहब आंकड़ों की बहुत बात करते हैं, 30 साल 17 साल का जिक्र करते हैं, और लिख कर देने का एक बड़ा ट्रेंड उन्होंने बना दिया है। फिर चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, या फला जो लीडर है वो इतनी सीटें हारेगा। तो 68 सीटों में से आप कितनी जीतेगा? देखिए, वो कहीं एक जगह उनका तुक्का लगा। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड में क्या हुआ? 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। और वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? वहां पर भी यही स्थिति बनी है, कमोवेश जमानतें जब्त हुई हैं। तो ऐसे में वो क्यों उतने उत्साहित हैं, क्यों गलतफहमी के शिकार हुए पड़े हैं? हम तो चाहते हैं वो गलतफहमी में रहें, हमें उसमें कुछ सुधार करने के लिए कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, वो सोचते रहें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस सारी चीज़ की संभावना ही नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे काम को देखते हुए लोगों का जनसलाब, जितना उनके सभा में कार्यक्रम था, उससे ज़्यादा का कार्यक्रम मैं पिछले कल करके आया हूँ। एक विधानसभा क्षेत्र का, वो प्रदेश का कार्यक्रम था उनका, और मैं पिछले कल एक विधानसभा, और वो विधानसभा कहाँ की, जा कर के सबसे पिछड़ा जिला चंबा का जा कर के तीसा चुरा विधानसभा क्षेत्र और तीसा के इलाके में जा कर के। हमेशा आप जिक्र करते हैं कि शांत प्रदेश है, सहजता, शालीनता और इन सब सरलताओं, इन सब चीज़ों का आप जिक्र करते हैं, लेकिन अब लगता है कि पॉलिटिशियंस का एक अग्रेसिव मूड हिमाचल में देखने को मिलेगा, एक अग्रेशन देखने को मिलेगा। कितने आश्वस्त हैं आप अपने मुद्दों को लेकर, और उतना ही आश्वासन आपको प्रधानमंत्री जी से मिलता है? निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार की जो योजना है उनको लोगों के बीच में ले जा रहा हूँ, उन लोगों के बीच में कह रहा हूँ, और लोगों का सहयोग उसमें मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम, हमको एक कार्यक्रम हमने 4 साल पूरे होने पर मंडी में किया था, और वो कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम, आज तक के हिमाचल के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा, हो सबसे बड़ा कार्यक्रम। यानी कि पड्डल का मैदान भरने के बाद भी लोगों को जगह नहीं मिली, 12 किलोमीटर पीछे, 25 किलोमीटर पीछे गाड़ियां खड़ी करके उनको कार्यक्रम को वहीं पर ही कुछ लोगों ने लाइव, जो मोबाइल के माध्यम से देख सकते थे, मोबाइल में सुना, कुछ जगह ढाबे में सुना, इस प्रकार की परिस्थिति रही। तो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, कोविड में हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। हम पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहे, वैक्सीन की दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहे, और प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ भी की। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने हिमाचल में नए इनिशिएटिव के साथ काम करने की शुरुआत की है, तो उसका निश्चित रूप से लाभ होगा जी। और बात हिमाचल की कर ले तो इन दिनों आगजनी का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, और हिमाचल के लिए, आपके लिए भी बड़ी परेशानी का सबब है। लगातार जंगल जल रहे हैं, जीव जंतु जल रहे हैं। तो उन तारा देवी की खासतौर पे बात करें, अभी कोशिशें जारी हैं वहाँ पर काबू पाने की, और एक तरफ ग्रीन हिमाचल आपका सपना है, तो इसकी और आप कैसे बढ़ रहे हैं आगे? क्या रोड मैप है? क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो समस्या है ये जस की तस बनी हुई है। देखिए, अभी इन दिनों में गर्मी के मौसम में अब की बार कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। अभी जो तारा देवी का आप जिक्र किया, 2-3 जगह और भी जिक्र आया इस बात का, जो देखा भी हमने। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल, उसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। और कुछ जगह कुछ शरारती तत्व इस प्रकार की जो बातें करते हैं, जो इस तरह से हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा, हमने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि जहां भी आगजनी की घटना हुई या हो, मतलब ऐसे होने की संभावनाएं ऐसी लगती हैं, उन चीज़ों पर काबू किस प्रकार से पाया जा सकता है जल्दी से, ताकि जीव जंतु को भी हम बचा सकें, पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकें, उस दृष्टि से जो प्रयत्न किए जा सकते वो कर रहे हैं।
और हिमाचल में 2 जगह पर रोलर क्रैश बैरियर्स लगाए गए हैं, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी काफ़ी आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं। क्योंकि हिमाचल टूरिज्म स्पॉट है तो बहुत लोग पहुंचते हैं। सड़कों का ज़रूर जाल हम देख रहे हैं कि बिछ रहा है, लेकिन ऐसे में उन डार्क स्पॉट्स के लिए क्या कुछ आगे प्रबंध, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसे आगे कितना और विकसित करेगी सरकार? देखिए, जहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारा कनेक्टिविटी का जरिया एक ही मात्र बड़ा यही है कि हम सड़क मार्ग से ही कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में अच्छी तरह से दे सके। और हिमाचल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, तो इस तरह के जो ब्लैक स्पॉट्स है हमारे पास वो आइडेंटिफाइड हैं लगभग, और उसमें ये घटना ना घटित हो इस बात को लेकर के हमने क्रैश बैरियर भी हम लगा रहे हैं कुछ जगह, और कुछ जगह ये रोलर जो बैरियर जो लगा रहे हैं उससे ये हमने पायलट प्रोजेक्ट के नाते अभी तक शुरुआत, क्योंकि कॉस्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा जाता है, महंगा होता है ये, लेकिन इसमें सेफ्टी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है उसमें। यानी कि अगर गाड़ी लग भी जाती है इसमें, तो गाड़ी में बैठने वाले का नुकसान कम होता है। गाड़ी का नुकसान जितना होता है वो हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदमी सुरक्षित बच जाता है, उसमें बच जाता है वो नीचे जाने से भी। और उस तरह से ये प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि अगर ये हमको इकोनॉमिकली अगर वाइबल होगा, हम इसको प्रोत्साहित करेंगे। आने वाले समय में इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, 2003 के बाद से जिन युवाओं की नौकरियां लगी हैं वो अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सरकार ने सोचा है? क्योंकि वो उनकी ये मांग अभी भी काफ़ी जो है वो उभर रही है इस प्रदेश में, और चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, इसका जिक्र भी हो रहा है। देखिए, हिमाचल कर्मचारियों की दृष्टि से शायद पूरे देश भर में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को अगर हम देखें तो हिमाचल पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाला प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, विकास में भी रहती है, सरकार बनाने में भी, सरकार चलाने में भी, और सरकार हटाने में भी रहती है, इसमें भी दो राय नहीं है। और हमने हिमाचल प्रदेश में अभी जो हम पंजाब पे कमीशन के लागू होने के बाद जो है उसको लागू हम फॉलो करते हैं पंजाब पे कमीशन को, वो हमने किया है। और कर्मचारियों को इन 4 साल के कार्यकाल में जो बेहतरीन सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा सकती कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी, उसमें कहीं भी किसी तरह से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब विषय सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के जो OPS वाला आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम का आता है, ये थोड़ा पेचीदा है। क्योंकि जब ये लागू हुआ तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। MOU साइन केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ हुआ है, और उस MOU से पीछे हटना प्रदेश सरकार के लिए इतना सरल नहीं है। जिन प्रदेशों ने घोषणा की है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने, वो भी सारी चीज़ को MOU एक बार साइन होने के बाद उसकी वायलेशन एक तरफा नहीं हो सकती है कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक। और उन्होंने जो घोषणा की है वो लागू करने की स्थिति में नहीं है। हम उनके ही लोग उनसे पूछ रहे हैं, उनके अधिकारियों से ही पूछ रहे हैं, उन स्टेट के उनके नेताओं से पूछ रहे हैं कि बोल तो दिया है लेकिन ये होना नहीं है। जब होना नहीं है तो घोषणा क्यों की है? लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, उसमें हम डायलॉग में हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं क्या वे आउट हो सकता है और सुझाव के माध्यम से और रास्ते क्या हो सकते हैं। हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और अध्ययन करने के बाद इसमें देख रहे हैं कि और ऑप्शंस क्या हो सकती है जिस फॉर्मूले पर हम आकर के कर्मचारियों के उस वर्ग को मदद कर सके जो मदद की बात कह रहा है, खासतौर से OPS में जो कैटेगरी में। तो ऐसे में आने वाले समय में हम देखेंगे वाला उसमें किस तरह से कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम मदद का कोई रास्ता ढूंढें। एक राज्य एक नियम, सिविल लॉज की बहुत चर्चा हो रही है, तो हिमाचल के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे रखेंगे मुद्दा, या फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये सारी चीज़ को लेकर के ये अध्ययन करने की बात है, थोड़ा सा एग्जामिन कर रहे हैं इन चीज़ों को क्या क्या किया जा सकता है उसमें, और जो डूएबल होगा तो डेफिनेटली हम उसमें हम देखेंगे। 27 की कैबिनेट मीटिंग है सर। कोविड ने बड़ा सेटबैक दिया है टूरिज्म को, और अब एक बार फिर से केसेस जो है बढ़ने शुरू हुए हैं, तो कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला इसके लिए आ सकता है? अभी तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है अभी तक, क्योंकि कोविड के केसेस में बहुत इंक्रीज हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा तो नहीं देखने को मिला, लेकिन स्लाइट सी इंक्रीज आ रही है और वो सब जगह आ रही है। लेकिन चिंता का विषय है, कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने विड्रॉ की थी तो उसमें रिलैक्सेशन दी थी, तो उसमें जैसे मास्क के लिए भी बोल दिया था, उसके साथ साथ में हमने सोशल गैदरिंग्स पर भी हमने खुला कर दिया था।
तो अब उन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा एक विचार करने की ज़रूरत जहाँ होगी, लेकिन अभी एकदम जल्दी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगता मुझे। सावधानी बरतने की दृष्टि से कुछ चीज़ें, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात थोड़ी अब करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपके सपने से जुड़ा हुआ हवाई सफ़र आप चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट पर आप काम भी कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और बड़े जहाज हिमाचल में, तो वो सपना बड़े जहाज वाला हिमाचल का कब पूरा होगा, या फिर एक बार फिर वो चुनावी मुद्दों की उस लिस्ट में चला जाएगा? देखिए, मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। हिमाचल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आने वाले समय में अभी बहुत बड़ा स्कोप इसमें यहाँ पर उपलब्ध है। हमको जब तक कनेक्टिविटी हमने नहीं सुधारी हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बाय रोड कनेक्टिविटी है, चाहे बाय ट्रेन कनेक्टिविटी है, चाहे बाय एयर कनेक्टिविटी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि टूरिस्ट, आजकल लोगों के पास पैसा है, खर्चना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी है। जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिर आना चाहते हैं वापस, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास बाई एयर कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। और उस तरह से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हमने बात कही है, उसका काम आगे बढ़ा है। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो OLS सर्वे होना था वो कंप्लीट हो गया है, लीडार सर्वे होना था वो भी कंप्लीट हो गया, और आज हम जो है केंद्र सरकार के साथ जो है हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उनके साथ MOU होगा, और MOU होने के पश्चात आगे बढ़ करके उसमें हम काम करेंगे और उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश। मुझे खुशी होती है कि जिस तरह के प्रयास मैंने किए इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर के, आज से पहले अगर हुए होते तो आज ये हमारे पास ये स्थिति नहीं होती, आज हमारे पास कनेक्टिविटी बेहतर होती। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए। आपने तमाम मुद्दों पर अपने सुझाव भी दिए, अपनी बात भी रखी, और आने वाली सरकार कैसे आप चलाना चाहते हैं, कैसे चलाएंगे, वो भी आपने रखा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, और सरकार ने किस तरह से काम किया, आने वाले समय के लिए क्या इनके प्लान्स हैं, वो तमाम चीजें इन्होंने आपके सामने रखे हैं। और जनता की कचहरी में जब बात पहुंच गई है तो अब 2022 का फैसला जनता पर छोड़ते हैं, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार।